नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं आज से मालाबार एक्सरसाइज शुरू हो रही है। हालांकि आज से ही हमारे सेना प्रमुख एमएम नरवणे साहब भी नेपाल यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन मालाबार एक्सरसाइज बहुत अहम है और इस बार इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो रहा है। तो मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, घाटी में, पूर्वोत्तर में, लद्दाख में अपनी सेवाएं देने वाले मेजर जनरल A.K. सिवाच साहब जुड़े हुए हैं। सिवाच साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। सिवाच साहब, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मालाबार जो ये एक्सरसाइज है, ये शुरू कब हुई और इसका मकसद क्या था, और इस बार चूंकि ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो रहा है तो इसका क्या महत्व है? चौधरी साहब, इसको ऐसे समझना पड़ेगा। देखो, मालाबार एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में 1992 में स्टार्ट हुई और ये अभी 24 एडिशन है जो कि हो रही है, और 2015 में इसमें जापान भी शामिल हुआ। यूं तो 2007 में एक बार ऑस्ट्रेलिया ने हिस्सा लिया था, मगर ऑस्ट्रेलिया इसका हिस्सा बना नहीं था फॉर्मली, और अब 2020 से अभी ऑस्ट्रेलिया भी आ गया है। इसका मतलब ये कहें कि जो क्वाड है उसके जो चारों मेंबर्स हैं, जिसके अंदर भारत, अमेरिका, यूएस और ऑस्ट्रेलिया है, वो चारों के चारों इस बार मालाबार एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये एक्सरसाइज है अभी दो पार्ट्स में होगी। पहला पार्ट जो होगा वो बे ऑफ बंगाल में होगा और सेकंड पार्ट होगा वो अरेबियन सी में होगा, और ये होगी इन चारों देशों के बीच की नेवियों के बीच में। और एक प्रकार से ये दिखाने के लिए कि जो इंडो पैसिफिक है, ये एक इसके अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, इसमें इंटरनेशनल रूल एंड ऑर्डर माना जाना चाहिए, और स्पेशली एक प्रकार से ये दिखाने के लिए जो चीन दादाशाही कर रहा है इंडो पैसिफिक में, वो अलाउड नहीं है। तो एक प्रकार ये जो चारों देशों की नेवी अगर आप इकट्ठा ट्रेनिंग करती है और इकट्ठा एक्सरसाइज करती है, तो इनकी इंटरऑपरेबिलिटी में भी बड़ा फायदा होता है, आपस में तालमेल हो जाता है, और एंटी सबमरीन भी कार्रवाई करेंगे, एंटी शिप कार्रवाई भी करेंगे, और आपस में कम्युनिकेशन नेटवर्क भी करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है इस बार, ये नॉन कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कोविड-19 के होते हुए ये ध्यान दिया गया है कि आपस में पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट नहीं होगा, नॉन कॉन्टैक्ट ओनली थ्रू द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो एक बहुत बड़ी पहल है, और ये चारों देश पहली बार कर रहे होंगे इंडो पैसिफिक में, तो एक बहुत ही अच्छी एक लेसन भी आएगा, और कहीं ना कहीं चीन के पास ये एक संदेश भी जा रहा है, और चीन इसको बड़े गौर से देख रहा है। और ऐसे में जबकि पूर्वी लद्दाख में पिछले करीब करीब 6 महीने से स्टैंड ऑफ की मुद्रा है, और केवल पूर्वी लद्दाख की बात नहीं है, चाइना से जिन जिन देशों की सरहदें जुड़ी हुई हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा चीन की तरफ से हो रहा है, किया जा रहा है। अभी मैंने देखा था कि ताइवान को जब से अमेरिका ने हथियार सप्लाई करने का फैसला किया है, तब से 24-25 बार एक ही महीने के भीतर उसकी सरहदों का उल्लंघन किया है, वायु सीमा का उल्लंघन किया है चाइनीज फाइटर ने। तो ये जो चीन की दादागिरी है, कहीं ना कहीं इन चार देशों का जो ये झुंड बना है क्वाड के रूप में, ये ठीक उसी तरीके का बना हुआ है जैसा पश्चिमी देशों ने नेटो को बनाया था। तो यहाँ भी इस संगठन की जरूरत महसूस की जा रही थी। तो इन चार देशों के साथ आने से चाइना को कोई संदेश जाएगा, चाइना कोई संदेश ग्रहण करेगा? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा चौधरी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, आज की तारीख में चीन ने चारों तरफ से अपने फ्रंट खोले हुए। पहली बात तो उसने कोविड-19 जो है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं कि चीन से निकला है, चाहे वो तो लैब से निकला है या उनकी एक प्रकार से मार्केट से निकला है, वाइल्ड लाइफ, मगर वो चीन से निकला है। पूरा संसार इसके अंदर मारामारी के अंदर फंसा हुआ है, और इस टाइम का फायदा उठाते हुए चीन ने हर तरफ से फ्रंट खोल दी। देखो, ईस्ट चाइना सी में उसने मतभेद किया जापान के साथ सैनकाकू आइलैंड में। साउथ चाइना सी में उसने अपनी जो 9 डैश लाइन बढ़ा के
एक प्रकार मतभेद किया। ये सारी एशियन कंट्री है, चाहे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, उसकी वियतनाम है और उसके बाद कहीं ना कहीं ताइवान है, उन सब से मतभेद किया है इसने साउथ चाइना सी में। और उसके बाद इसने ताइवान के ऊपर बहुत प्रेशर डाला और एक प्रकार से उसको जबरदस्ती हड़पने की भी कोशिश की है और इसीलिए अमेरिका किसी हद तक आया है। उसके बाद जो इसने इंडो पैसिफिक के अंदर भी एक प्रकार से बिलिजरेंट मूड दिखाया है। उसके साथ इसने जो तिब्बत के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत किए हैं, सिंगजांग में ह्यूमन राइट वायलेशन किए हैं और भारत के साथ ये एक बार ईस्टर्न लद्दाख में भी आ गया। तो अगर आप देखो पूरे वर्ल्ड में जब मारामारी में लोग पूरे वर्ल्ड फंसा हुआ है, उस समय इसने सोचा कि इसका फायदा उठाता हूं, ये विंडो है जब पूरा संसार फंसा हुआ है और चीन इससे उभर आया है, तो उसने ये कार्रवाई की है। मगर ये कार्रवाई इसकी सक्सेस नहीं होगी। मुझे लगता है इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। स्पेशली अभी साउथ चाइना सी में अमेरिका खुल के आ गया है ताइवान के पक्ष में। वो आधुनिक हथियार भी दे रहा है, F-22, F-35, थर्ड जो है टर्मिनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, पेट्रोल मिसाइल। और उसने बहुत साफ कर दिया है अगर आप ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस करते हैं तो आपको भी हमारी जो नेवी है वो जो खड़ी हुई है वहां पर वो इसके ऊपर फायर करेगी। एक प्रकार चीन जो है किसी देश से डरता है चीन, तो वो अमेरिका की नेवी से, उसमें कोई शक नहीं। उसने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भी लगा लिए हैं, यूएस जो निमतिज भी और यूएस रोनाल्ड रेगन भी। इसके साथ साथ जो इसकी जो दादागिरी है इंडो पैसिफिक में भी बहुत हो रही है। इसीलिए ये जो चारों देश मिले हैं और कहीं ना कहीं अभी जापान के साथ इसके रिश्ते बड़े खराब हो गए सेनकाकू आइलैंड में, और ट्रेड के मामले में करते हुए इसके साथ जो खराब हो गया रिलेशन अमेरिका के साथ तो है ही, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। तो ये जो चारों देश हैं ये इससे इफेक्टेड है एडवर्सली, और इसलिए इनका समूह आना एक वाजिब सी बात है। और ये एक दिखाता है कि जो इंडो पैसिफिक है ये एक प्रकार से खुला हुआ है, इसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, ये इंटरनेशनल ऑर्डर फॉलो होना चाहिए और ये एक प्रकार से इंक्लूसिव है। तो ये ही हम बता रहे हैं एशियन कंट्रीज को भी। तो एक ऐसा भी लग रहा है कि ये अभी क्वाड है, क्वाड के साथ क्वाड प्लस भी बनेगा जिसके अंदर वियतनाम भी हो सकता है, साउथ कोरिया भी हो सकता है, न्यूजीलैंड भी, और भी कोई एशियन कंट्री। वो देश जिनके साथ चीन का मतभेद, देखो चीन ने वियतनाम का एक प्रकार से जहाज भी डुबो दिया। तो इस प्रकार से जो चीन की दादागिरी है, और जहां देखो आप ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ताइवान के साथ हांगकांग के अंदर न्यू सिक्योरिटी लॉ लेके आ गया है जो कि ड्रैकोनियन है और कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है सिंगजांग में, तिब्बत में, और भारत के साथ ये आ गया है अपने लद्दाख। तो एक प्रकार इसको एक साफ सुथरा संदेश जा रहा है कि इंडो पैसिफिक में ये चारों देश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी दिखाया जा रहा है चीन को कि आपकी सॉफ्ट वैली है इंडो पैसिफिक। अगर आप जबरदस्ती करेंगे और लड़ाई करते हैं चाहे वो भारत के साथ या ताइवान, तो आपका जो ट्रेड जाता है मलक्का स्टेट से 70 से 80% जो आपका ऑयल जाता है उसको ब्लॉक किया जा सकता है। वो भारत भी कर सकता है और क्वाड का समूह भी कर सकता है, और वो आपको बहुत नुकसान करेगा क्योंकि चीन के अंदर 50-60 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं है, तो उसकी लड़ने की काबिलियत भी कमजोर पड़ेगी। तो और एक साफ सुथरा संदेश जा रहा है और मुझे लगता है चीन भी इसको बड़े ध्यान से सुन रहा है। और ये भी मानना पड़ेगा जनरल साहब के भारत इस क्षेत्र में बाकी सारे देशों की एकजुटता की धुरी बन करके खड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक अमेरिका को भी यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी कि कोई ऐसा मजबूत देश हो जहां उसका साथ मिल जाए और वो चीन की निरंकुशता पर नकेल डाल सके। लेकिन पूर्वी लद्दाख में जो कुछ किया है चीन ने, उस घटना ने भारत को भी बाध्य किया। हालांकि भारत की जो विदेश नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है, किसी के प्रति भारत का झुकाव नहीं होता है, उस तरीके से नहीं झुकता है। पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि पूर्वी लद्दाख में जो दादागिरी दिखाने की कोशिश की है चीन ने, उसका अगर किसी ने डट करके मुकाबला किया है तो वो भारत है। अब इसमें कोई शक नहीं। देखो भारत की एक जो पॉलिसी थी वो एक साफ सुथरी पॉलिसी थी, और कहीं किसी हद तक हमने चीन का वन चाइना पॉलिसी भी माना है।
और ये भी मैं कहता हूँ कुछ खामियां रह गई। हमने तिब्बत को भी चाइना का हिस्सा माना और कहीं ना कहीं ताइवान से भी हमने फॉर्मल रिलेशन की। मगर जिस प्रकार से चीन लद्दाख के अंदर आया और आके उसने हमारा इलाके के अंदर घुसा, चाहे वो देपसंग का है या आपका पेंगेंगसो का है, तब भारत खुद के अगेंस्ट आ गया और भारत ने दिखा दिया कि भारत के अंदर क्या काबिलियत है। भारत पहला देश है जिसने 100 से ज्यादा ऐप को बैन किया, टिकटॉक को किया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है चीन की बंद की। और उसके बाद जो भारत ने जिस प्रकार से चीन की नजरों में देखा है, उसके साथ डटा हुआ है, तो एक प्रकार वर्ल्ड के लिए एक नमूना बन गया और सभी डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड जो इकट्ठी हो गई, उन्होंने देखा कि जो भारत एक ऐसा देश है जो चीन का मुकाबला कर सकता है और चीन को आंखों में आंखें देख के बात कर सकता है। और ये जो कार्रवाई भारत ने की है वो एक काबिले तारीफ है और ये चीन को अभी समझ नहीं आ रहा, छोड़े तो मरे खाएं तो मरे। वो एक फेस ऑफ चाहता है, फेस सेविंग किसी तरीके से निकले। तो भारत एक खुल के बहुत अच्छी तरीके से आया है और भारत किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। भारत अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है भारत की। पर अमेरिका को नजर आया कि कोई अगर ऐसा देश है जो चीन के साथ मुकाबला कर सकता है और चीन के साथ डट के एक प्रकार से आंखों में आके देख सकता है, तो वो भारत है। तो जरूरी है, भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और अमेरिका जो है ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, तो इनका दोनों का मिलना और क्वाड का साथ इकट्ठे चलना एक बड़ा स्वाभाविक जो है कार्रवाई हुई है। जनरल साहब, वैसे तो कोर कमांडर लेवल पर 7 दौर की बैठक चल चुकी है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर भी बैठक हो चुकी है, हमारे रक्षा मंत्री, उनके रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री, उनके विदेश मंत्री के बीच भी बातचीत हो चुकी है। ये भी संकेत है कि पर्दे के पीछे से भी कुछ बातचीत चल रही है। लेकिन ये भी खबर आज आई है कि इस महीने कम से कम 5 ऐसी वर्चुअल मीटिंग होनी है वैश्विक स्तर पर, जिन मीटिंग्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी रहने वाले हैं। तो हालांकि वो वैश्विक स्तर की वर्चुअल मीटिंग्स हैं, वहां 1 to 1 दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच में कोई बातचीत होगी इसकी संभावना कम रहती है। फिर भी अगर एक फ्रेम में रहते हैं, हाय हेलो भी होती है या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि जो एक बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी? देखो, इसमें कुछ कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि देखो वर्चुअल मीटिंग है, मगर भारत ने अपनी जो स्थिति है वो बड़ी साफ कर दी है। भारत युद्ध नहीं चाहता पर युद्ध के लिए तैयार है और भारत ने ये कहा है कि जब तक आप एक प्रकार से प्री 2020 जो अप्रैल की स्थिति में वापस नहीं जाओगे तो हम डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन नहीं। तो जिस प्रकार से चीन प्रेशर डाल रहा है कि आप पेंगेंगसो के इलाका जो साउथ है उससे जाएं और फिर आगे की कार्रवाई होगी, तो भारत इसके लिए तैयार नहीं है। मगर मुझे लगता है कि अगर इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है तो वो पॉलिटिकली है। अगर दो लीडर मिलते हैं, अगर ये वर्चुअल मीटिंग से इनकी मीटिंग हो जाती है तो शायद कोई ना कोई हल निकलेगा। मगर अभी ऐसा कोई नहीं लग रहा कि दोनों ने अपनी जो है स्थिति को मजबूत किया है। अब दोनों की फौजें लगी हैं और वो विंटर के लिए तैयार हो गई हैं लद्दाख में रहने के लिए। और भारत तो बैटल हार्ड एंड एक्सपीरियंस है, भारत को कोई कठिनाई नहीं। पर भारत ने ये साफ कह दिया है कि हम जब तक नहीं मानेंगे, जब तक आप कंप्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट पूरे लद्दाख से ना करें और आप पहले आए थे आप जाएंगे, उस स्थिति में जाएं जो अप्रैल 2020 थी। मगर ये भी सच है कि इसका कोई डिप्लोमेटिक या मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन है और उसके बाद डिप्लोमेसी काम करेगी। तो अगर ये 5 जगह इनकी वर्चुअल मीटिंग है, अगर कहीं ना कहीं बातचीत होती है तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल है, क्योंकि भारत भी लड़ाई नहीं चाहता और मुझे नहीं लगता चीन भी लड़ाई, क्योंकि लड़ाई से दोनों का नुकसान होने वाला। तो अगर इसका कोई सोल्यूशन निकलता है तो उसका वो सोल्यूशन पॉलिटिकली है। जनरल साहब, आपने समय निकाला और मैं जानता हूं आज आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, इसके बीच आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को इस बारे में समझाया कि मालाबार एक्सरसाइज का मतलब क्या है, मकसद क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चौधरी साहब।